दोस्तों, 4 महीने पहले मैंने आपके साथ वेनेजुएला के बारे में डिस्कशन की थी, लेकिन आज फिर वो वक्त आ गया तब हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ट्रंप ने जहाजी बेड़ा जो है कैरिबियन सी के ऊपर भेज दिया है। इसको समझने के लिए एक बार दोबारा हमें वेनेजुएला की हिस्ट्री की तरफ देखना होगा। 1522 में कोलंबस जो कभी भारत की खोज में निकला था, वो पहुंच गया वेनेजुएला और उसने इसको नाम दे दिया लिटिल वेनिस। मैप में आप देख रहे होंगे, उसको नाम दे दिया लिटिल वेनिस। वेनेजुएला के साथ लगता है कोलंबिया। कैरिबियन सी के बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और आइलैंड और उसके बीच में एक छोटा सा कंट्री है जिसको क्यूबा के नाम से जाना जाता है। अगर इसके ऊपर हम देखें, वेनेजुएला साउथ ऑफ अमेरिका में पड़ता है, नॉर्थ ऑफ अमेरिका में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैप में आप देख रहे होंगे। और इसके नीचे लगता है मैक्सिको। 4 कंट्रीज, मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया एंड वेनेजुएला, ये चारों बड़े नोटोरियस हैं और ड्रग माफिया और वैसे भी इनकी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है माइग्रेट होकर अमेरिका जाने की हमेशा ताक में रहती है और कोशिश करते हैं अमेरिका जाने की, क्योंकि अमेरिका इनको द मोस्ट फ्लरिशिंग एंड द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री नेशन है भी है और वहां पे जाना इनका हर एक का एक सपना होता है। वेनेजुएला के ऊपर स्पेनिश ने 1522 के बाद अपनी बस्तियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन वेनेजुएला के लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की और ये इनकी आपस में कई साल लड़ाई चलती रही, लेकिन अंत में स्पेन जो है वहां पे अपना कब्जा करने में सफल हो गया। 1811 तक वेनेजुएला स्पेन के अंडर था, लेकिन 1811 में उसे थोड़ी सी आजादी मिली। फिर उसने कोलंबिया के साथ मिलकर, आप देख रहे हैं वेनेजुएला और कोलंबिया दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं और दोनों ने मिलकर स्पेन के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा और अंत में 1830 को स्पेन को वेनेजुएला छोड़ना पड़ा और वेनेजुएला इंडिपेंडेंट हो गया। वैसे तो मीडियोकर कंट्री थी, ज्यादा यहाँ पे खनिज पदार्थ नहीं थे, जो भी कुछ था समुंदर के तट के किनारे होने के कारण वैसी ही जलवायु और वैसा ही जो सी फूड है यहाँ का मेन पॉपुलर फूड था। और ये छोटी मोटी नौकरियां और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो हथकरघा इंडस्ट्री है उसके साथ ही अपना गुजारा करते थे। इनकी लॉटरी निकली 1950 में, जब यहाँ पे तेल के भंडार मिले और एकदम वेनेजुएला जो है यहाँ पे अमेरिकन कंपनीज आके स्थापित होगी, क्योंकि उन्होंने ही तेल की खोज की और इस प्रकार अमेरिकन डोमिनेटेड कंपनीज जो थी वेनेजुएला में छा गई और इकोनॉमिकली वेनेजुएला तरक्की करने लगा। तेल की एक्सपोर्ट होने लगी, तेल बिकने लगा और वेनेजुएला के लोगों की आर्थिक हालत बढ़ गई, बढ़िया हो गई। यहां पर 1999 में ह्यूगो शेवाज जो था वो इलेक्शन जीता है और वो सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। उसने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया और हम जानते हैं सोशलिज्म की आदत होती है कि वो गरीब और अमीर की जो भेदभाव है उसको कम करने की कोशिश करते हैं और करते हैं बड़े आसान तरीके से। कम्युनिज्म और सोशलिज्म में इतना ही डिफरेंस है। सोशलिज्म को अडॉप्ट करते हुए उसने बहुत से फ्री बीज देने शुरू कर दिए। वही वेनेजुएला जो बहुत अमीर हो चुका था, जहां के लोग बड़े अमीर थे, लेकिन सारे लोग अमीर नहीं थे। वो लोग जो प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट कंपनीज और जो तेल प्रोडक्शन में लगे हुए थे वही इकोनॉमिकली ऊपर जा रहे थे। आम जनता जो थी उनकी हालात इतने अच्छे नहीं थे। उसने क्या किया, सोशलिज्म को फॉलो किया। अमेरिकन कंपनीज जो है धीरे धीरे इनको निकालना शुरू कर दिया, नेशनलिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। जितनी भी तेल प्रोड्यूसिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो कंपनीज थी उनको कंपनीज को गवर्नमेंट ने अंडरटेक करना शुरू कर दिया और इस प्रकार गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज होगी और उसके साथ उसने फ्री बीज बांटने शुरू कर दिए। एजुकेशन, मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन, इवन पेंशन्स तक उसने लोगों को लगा दी और लोगों को ये आदत सी होगी फ्री बीज की। वो तो पितामह बन गया वेनेजुएला का, वो फादर ऑफ द नेशन कहलाने लगा और लोग उसे बड़ा प्यार करने लगे क्योंकि उसने बहुत से फ्री बीज बांटे थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों में आराम की आदत पड़ गई और लोगों ने काम करना छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ, ये जो ग्रोइंग इकोनॉमी थी ये धीरे धीरे डिकेइंग इकोनॉमी बन गई। 2013 में उसकी मृत्यु होगी और उसका जो खास व्यक्ति था निकोलस मदुराय, वो जो है वो
पावर अपने हाथ में ले लेता है और उसी की पॉलिसी को चलते हुए वो आगे बढ़ाता है। लेकिन इस समय तक डिक्टेटरशिप जो थी, सोशलिज्म की गार्ड के अंडर इन्होंने डिक्टेटरशिप पूरी तरह अपना ली हुई थी और सरकार का नाम जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व होने लगा। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलो, अमेरिकन कंपनीज जिनको यहां से निकाला गया था, वो कंपनीज वहां पे अमेरिका में अपने प्रधान राष्ट्रपति के ऊपर दबाव डालने लगी कि हमें दोबारा वेनेजुएला में अंदर दाखला दिया जाए, क्योंकि वेनेजुएला जो है वहां से उनको बड़ी बुरी तरह निकाला गया था। वो ट्रंप की आर्थिक सहायता करते हैं। 2016 में ट्रंप विजयी होता है। ट्रंप कोशिश करता है कि वेनेजुएला की सरकार में जो निकोलस मदुराय है, इसका जो तख्ता है ये पलटा जाए। वो वहां पे ऑपोजिशन, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ एसोसिएशन जो वहां पे डेवलप होती है, उनका जो लीडर है वो उसको जो है वो सपोर्ट करता है, जॉन गौडा। ट्रंप जो है जॉन गौडा को सपोर्ट करता है और जॉन गौडा इलेक्शन विजय भी कर जाता है। लेकिन निकोलस मदुराय जो है ये अपनी डिक्टेटरशिप दिखाता हुआ, क्योंकि आर्मी इसके साथ थी, ये जॉन गौडा को डिथ्रोन कर देता है और फिर शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है और ट्रंप की ये जो मूव है वो फेल हो जाती है। इस बार जब ट्रंप इलेक्शन जीतता है, उसके बाद जो बिडेन आ जाता है। जो बिडेन जो है उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए वो बहुत सी इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वेनेजुएला के ऊपर लगा देते हैं और कहते हैं कि वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वहां पे होनी चाहिए। जो बिडेन की बात मानते हुए एक बार दोबारा निकोलस मदुराओ जो है वो दोबारा इलेक्शन करवाता है, लेकिन कहते हैं वहां पे मास रिगिंग होती है। नतीजा ये होता है सरकार जीत जाती है और जॉन गौडा जो है वो तो छोड़ के निकल आता है। एक बार दोबारा मदुराओ जो है वो अब सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। जो बिडेन जो है वो 2022 में उनको थोड़ी सी लिबरल पॉलिसीज कर देता है और इकोनॉमिक सैंक्शंस वेनेजुएला से उठा लेता है। नतीजा ये होता है वेनेजुएला जो है इकोनॉमिकली थोड़ा सा बेटर होने लग पड़ता है। लेकिन जब ट्रंप वापस दोबारा जीतता है तो वो कंपनीज जो थी, प्राइवेट कंपनीज जो कभी वेनेजुएला में तेल निकाला करती थी, वो उसकी आर्थिक सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि इस बार जो है उनको बड़ी बेइज्जती करके वहां से वेनेजुएला से निकाला गया था और वो वापस अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं और ट्रंप को इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। ट्रंप इस बार इलेक्शन जीतने के बाद अपने किए गए प्रॉमिस के अनुसार वेनेजुएला की सरकार के ऊपर ड्रग एडिक्शन का नाम लगाता है। मैं दोस्तों को यहां पे बताना चाहता हूं, कभी चाइना के ऊपर फेंटानिल जो एक ड्रग है बड़ी मशहूर है, फेंटानिल जो है, ये चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि फेंटानिल ड्रग जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है। जब तक नहीं बनती तब तक चाइना जो था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था और जब आपस में चाइना के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं अमेरिका के, तो ये बात जो वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो इल्जाम है अब वेनेजुएला के ऊपर लगाया जाता है कि वेनेजुएला की सरकार जो है, खास तौर पर निकोलस मदुराओ जो है, वो ड्रग एडिक्शन में लगा हुआ है। और उसका कारण क्या बताया जाता है, क्योंकि इस समय इकोनॉमिक कंडीशन इस समय वेनेजुएला की इतनी बुरी हो चुकी थी, आर्थिक संकट उसके ऊपर मंडरा रहा था, उनको ऑयल एक्सपोर्ट कर देने के लिए मनाही थी। वो सिर्फ रशिया और चाइना को, कुछ हद तक इंडिया के बायर्स जो भी थे, इंडिया की कंपनी रिलायंस, वो भी वेनेजुएला से कुछ देर तेल खरीदती हैं, लेकिन बाद में इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने के बाद वो तेल खरीदना बंद कर देती हैं। सो कंपनीज जो है कोशिश कर रही हैं कि वेनेजुएला को थोड़ा सा उठाया जाए, खास तौर पर कम्युनिस्ट कंट्री, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री जो है ऑलवेज दे आर सपोर्टिंग देयर ओन ब्रदर्स। कहा सोशलिज्म जो कम्युनिज्म है ये दोनों मिलते जुलते हैं, बहुत थोड़ा सा फर्क है। सो इसलिए वेनेजुएला की थोड़ी सी मदद करते हैं और नतीजा क्या होता है, ट्रंप इस बार कैरिबियन सी में अपना जहाजी बेड़ा भेज देता है और कहता है कि मैं वेनेजुएला को आर्थिक पाबंदियां ही नहीं लगाऊंगा, मैं इसकी जो ड्रग माफिया है मैं उसको रोकूंगा। वेनेजुएला पे इल्जाम ये है कि वेनेजुएला अपने से कैरिबियन सी से होता हुआ क्यूबा और वहां से ये जो मैक्सिको से ये ड्रग्स जो है अमेरिका में भेजी जाती है और बहुत से लोग जो है ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है। और ये ड्रग माफिया कोई सरकार तो नहीं चला रही, लेकिन सरकार उनको रोकने की भी कोशिश नहीं करती और नतीजा ये हुआ, 4 महीने पहले रशिया ने अपना जहाजी बेड़ा वहां पे खड़ा कर दिया था कैरिबियन आइलैंड पे और ये बड़ी बात क्लियर हो गई थी, ये कभी ना कभी एक्शन लेने जा रहा है। लेकिन जैसे ही रशिया का
जहाजी बेड़ा वहां पे आता है तो रूस भी अपना बेड़ा वहां पे भेज देता है। 4 महीने पहले की बात मैं कर रहा हूं, और उसके बाद रशिया अपने यूक्रेन युद्ध में इतना इन्वॉल्व हो गया कि वो इस तरफ से ध्यान हट गया। चाइना इसकी थोड़ी बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे चाइना को भी उसने पीछे हटा लिया। और इस बार तो 4 दिन पहले अकस्मात अचानक अमेरिका ने बड़े प्लान तरीके के साथ, कहते हैं 4 महीने पहले अगस्त के महीने से उनकी जो CIA के फोर्सेस थी वो प्रैक्टिस कर रही थी। उन्होंने पूरी डमी वैसे का राजे का महल बना के उसके ऊपर किस प्रकार अटैक करना और कैसे उन्होंने जाना है और कैसे राजे को किडनैप करना है, ये सारी प्लानिंग उन्होंने की थी। ये एक्सरसाइज करने के बाद उन्होंने 2 रात पहले ये आक्रमण किया और इस आक्रमण में सक्सेसफुल हुए। चारों तरफ ध्यान हटाने के लिए लोगों का उन्होंने जगह जगह पर ये बॉम्ब्स फेंके और इस प्रकार निकोलस मदुराओ को और उसकी वाइफ को वो किडनैप करके, मैं तो किडनैप ही कहूंगा, उनको ले गए, बंदी बनाकर ले गए। अब यहां पे मैं थोड़ा सा विराम लगाता हूं और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, जब 2014 में रशिया यूक्रेन पे आक्रमण करता है और उसका इलाका क्रीमिया छीन लेता है तो कितना हो हल्ला मचाया जाता है। और क्रीमिया के इलाके को छीनने के कारण रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाती है। अगर ये बात वो यूएनओ में लेके जाता है तो यूएनओ को डोमिनेट कौन कर रहा है? डोमिनेट जो कर रहे हैं ये अमेरिकन जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है यही कर रहे हैं। और अगर यहां पे हम देखें सोशलिज्म की जो हम चाल देखें तो सोशलिज्म में है क्या? ये जो फ्री पीस का सिस्टम है ये टोटल फेलियर साबित होता है। भारत को देख लो, भारत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे भी जब इलेक्शन होते हैं तो ये लीडर्स हैं ये फ्री पीस का नारा देना शुरू कर देते हैं। अभी जो हाल ही में इलेक्शन हुई है बिहार में, अगर सरकार जीती है तो क्यों जीती है? 8,000 उन्होंने एक रात को सारी लेडीज के अकाउंट्स में डाल दिया। हम कह सकते हैं इट इज ए इनडायरेक्ट वे ऑफ ब्राइबिंग द पीपल एंड परचेजिंग द वोट्स। और उसके अलावा फ्री पीस, बिजली फ्री, खाद्य पदार्थ जो है वो भी फ्री भी बांटे जा रहे हैं। श्रीलंका भी कभी बड़ा इकोनॉमिकली वेल ऑफ था लेकिन उसने भी फ्री बीज की पॉलिसी अडॉप्ट की और नतीजा क्या हुआ? श्रीलंका आज बुरी तरह पिट गया। और इसी प्रकार बांग्लादेश में हुआ और ये फ्री बीज के कारण ही वेनेजुएला की हालत बिगड़ी। लेकिन इसके अलावा जो फ्री बीज के अलावा जो उसकी हालत बिगड़ने के कारण थे वो थे इकोनॉमिक सैंक्शन जो उसके ऊपर अमेरिका ने लगाई थी। लेकिन ये अमेरिका की ये नीति कहां तक सक्सेसफुल है? Those students who are preparing for the competition, they should understand that once a bully is always a bully. अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये जो मेजर कंट्री, इटली, they all are one way or the other. They are just opposing, criticizing the policies of America or the German or Italian or British. But it is only lip service they are serving. They are not taking any action. There is total इस समय जो ट्रंप के खिलाफ लोगों में बवाल सा आया है और हम इटली, फ्रांस, इंग्लैंड में लोगों का हजूम ट्रंप की इस कार्रवाई के खिलाफ उठता हुआ देख रहे हैं। ये एक बहुत गलत कार्रवाई है। एक आजाद देश के राष्ट्रपति को ही उठा के ले जाना, ये कहां तक जस्टिफाइड है? और इसे जो जस्टिफाई कर रहे हैं वो वही हैं जो आने वाले समय में खुद ऐसा एक्शन करने चाह रहे हैं। इसको ना ही जस्टिफाई किसी भी हालात से किया जा सकता है। और अगर हम देखें तो ये एक नैरेटिव चलाया जाता है, कर्नल गद्दाफी को भूल गए, सद्दाम हुसैन और क्यूबा के वो फील्ड कैस्ट्रो, ये सबकी इन्होंने क्या हालत की थी। ईरान में क्या किया जा रहा है सब, उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का बहाना बनाकर उसके ऊपर अटैक कर दिया। और ईरान की हालत भी बुरी है इस समय। ईरान में भी इस समय चारों तरफ आगजनी लगी हुई है। जहां ये चाहते हैं गड़बड़ी करा देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने इंटरेस्ट देखने हैं। इराक के ऊपर हमला किया था तब भी तेल कैप्चर करने के लिए, और इस समय भी वेनेजुएला के ऊपर अगर हमला किया गया, दैट इज टू टेक अवे देयर रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स, विच इज इन प्लेंटी। सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व इस समय वेनेजुएला के पास है। सब कुछ होते हुए भी आज वो इकोनॉमिकली अपने आप से लड़ रहा है। जो दूसरे देश है वो किसी के इंटरनल मामले में क्यों इंटरफेयर करते हैं? ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को उसके
प्रेसिडेंट को ही हाईजैक करना पड़ गया। ये कहां तक इंसाफ है और कहां तक ये ठीक है, इसका फैसला आप लोग करो। थैंक यू सो मच।